देश के 3 महत्वपूर्ण राज्यों असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में सत्ता के महासंग्राम का प्रचार युद्ध आज समाप्त होने जा रहा है। 9 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया है। केरल की 140, असम की 126 और पुडुचेरी की 30 सीटों पर एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। इस चुनाव में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए के लिए मोर्चा संभाला, वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की नैया पार लगाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। केरल में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन अपनी सत्ता बचाने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं, तो वहीं असम में बीजेपी की साख दांव पर है। अब जनता की बारी है जो कि ईवीएम का बटन दबाकर 890 से ज्यादा उम्मीदवार के भविष्य का फैसला करने जा रही है। तो आपको बता दें, जिस तरह से सबसे पहले आज हम बात करेंगे उस राज्य की जहां की साक्षरता और जागरूकता पूरे देश के लिए मिसाल है, लेकिन यहां की राजनीति हमेशा से उलटफेर का शिकार रही। जी हां, हम बात कर रहे केरल की। केरल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए आज प्रचार का शोर थमने जा रहा और अब सारा दारोमदार राज्य के 2,71,00,000 मतदाताओं के कंधों पर है। दिलचस्प बात है, इस बार केरल की सत्ता की चाबी नारी शक्ति के हाथ में दिखाई दे रही, क्योंकि महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले काफी ज्यादा है। 140 सीटों पर छिड़ी इस जंग में 890 उम्मीदवार अपनी किस्मत को आजमा रहे। दशकों से एलडीएफ और यूडीएफ के बीच घूमने वाली केरल की राजनीति में क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी नित एनडीए कोई बड़ा सेंध लगा पाएगी? आज शाम प्रचार अभियान का शोर थमते ही उम्मीदवार केवल डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे। 9 अप्रैल को राज्य के सभी 140 सीटों पर एक ही चरण में मतदान होगा। प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध भी किए हुए हैं। अब केरल के बाद बात करते हैं असम की। असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए आज प्रचार का अंतिम दिन और ब्रह्मपुत्र के लहरों के साथ साथ चुनावी लहरें पूरे उफान पर है। जहां 126 सीटों वाले इस राज्य में सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी, इसका फैसला 9 अप्रैल को होने वाले मतदान से तय होगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 वर्षों के विकास कार्यों, शांति, बहाली और सबका साथ सबका विकास के मंत्र के भरोसे लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर इतिहास रचने की कोशिश में है, जिसके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बरपेटा, होजाई और डिब्रूगढ़ की रैलियों में ट्रिपल इंजन सरकार का दावा करते हुए हुंकार भरी। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के विपक्षी गठबंधन ने नागरिकता कानून, बेरोजगारी और चाय बागान मजदूरों की समस्याओं जैसे संवेदनशील मुद्दों को उठाकर इस जंग को असम की अस्मिता और पहचान की लड़ाई बना दिया है। प्रचार के आखिरी घंटों में जहां दिग्गज नेताओं ने अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया है, तो वहीं एडमिनिस्ट्रेटिव ने 9 अप्रैल को होने वाले इस महामतदान के लिए संवेदनशील इलाकों और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं, ताकि मतदाता निर्भीक होकर असम के भविष्य का फैसला ईवीएम में कैद कर सके, जिसका अंतिम परिणाम 4 मई को पूरी दुनिया के सामने होगा। तो वहीं दक्षिण की लहरों के बीच बसे पुडुचेरी में भी आज शाम चुनावी शोर थम जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों पर 9 अप्रैल को होने वाले एक चरणीय मतदान के लिए सियासी पारा अपने चरम पर है। इस बार पुडुचेरी के कुल 9,44,000 मतदाता, जिनमें महिला मतदाताओं की संख्या 5 लाख, पुरुषों की अगर बात करें तो यहां पर 4,43,000 से ज्यादा है और 30 सीटों पर किस्मत आजमा रहे उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला होगा। यहां मुख्य मुकाबला मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी के नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस डीएमके के सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस के बीच है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया रोड शो और गृह मंत्री अमित शाह की रैलियों ने विकास और पूर्ण राज्य के दर्जे जैसे मुद्दों को हवा दी है।
चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम के सभी क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं ताकि ये होने वाले महामुकाबले के बाद 4 मई को राज्य की नई सरकार की जो तस्वीर है वो साफ हो सके। तो देखना होगा एलडीएफ का जो किला है वहां पर क्या तस्वीर सामने निकल कर आती है। मोदी शाह की हुंकार तो लगातार है, लेकिन चुनावी प्रचार जो है वो भी इसी के साथ में थम जाना है। आपको बता दें 5 राज्यों के चुनावी शेड्यूल की अगर बात करें तो आज जो प्रचार है वो थमने जा रहा है। जिस तरह से हर एक पार्टी जो है ईड़ी चोटी का जोर लगाती नजर आ रही है। असम, केरल, पुडुचेरी में चुनाव प्रचार जो है वो आज थम जाना है और जिस तरह से लगातार जो बयानबाजी है वो भी तेज होती नजर आ रही है। अब देखना होगा जब चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है तो आज कौन कौन से मुद्दे जो हैं वो सुनाई देते हैं। तो आज असम, केरल, पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के प्रचार का आखिरी दिन, तो वहीं अलग अलग सीटों पर आर पार की जो जंग है वो तेज होती नजर आ रही है। दिग्गज जो हैं पूरी ताकत को झोंकते नजर आए हैं। तमाम पार्टियों ने मतदाताओं को रिझाने के लिए अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया है। और इसी खबर पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता आलोक वत्स जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आलोक वत्स जी। साथ ही हमारे साथ सहयोगी अशोक कुमार सिंह भी जुड़ चुके हैं। आलोक वत्स जी, क्या मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं आप? हाँ, सुन रहा हूं। आलोक वत्स जी, सवाल आप ही से रहेगा सीधे तौर पर। देखिए, भले ही चुनाव कई राज्यों में हो रहे, लेकिन ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी के बीच की टक्कर को दूसरे राज्य के मुकाबले कहीं ज्यादा कवरेज मिल रही है। क्या मानते हैं, पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद जिस पैमाने पर राजनीतिक हिंसा देखने को मिलती है उसकी तुलना देश के किसी और राज्य से तो नहीं की जा सकती। तो ये जो छवि बनी हुई है, क्या अगर भारतीय जनता पार्टी बंगाल में आती है तो कानून व्यवस्था को लेकर छवि सुधर जाएगी? और अब तक बंगाल में दीदी की ममता के आगे भाजपा का राष्ट्रवाद चुनौती बनकर सामने क्यों नहीं आ रहा? देखिए लोकेश जी, चुनाव तो 5 राज्यों में हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नजर सबकी वेस्ट बंगाल के चुनाव पे है। टेस्ट मैच तो सभी देशों से होता है, लेकिन जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो एक दूसरा ही अजीब तरीके का कौतूहल पैदा हो जाता है। वही हाल कमोबेश बंगाल और का चुनाव का है। लेकिन निश्चित तौर पर एक चीज अब देश की जनता ने तय कर लिया है कि वो विकास चाहती है और विकासोन्मुक्त जो भी सरकार कार्य करेगी वो उसके साथ खड़ी रहेगी। इसका जीता जागता प्रमाण बिहार का चुनाव है, जहाँ के लोगों ने, जहाँ की महिलाओं ने विशेषकर सारी चीजों को धत्ता बताते हुए विकास के राह पर और जन कल्याणकारियों से अभिभूत योजनाओं से प्रभावित होकर एनडीए की सरकार को प्रचंड बहुमत दिया। उसी तरीके से वेस्ट बंगाल की जनता भी विकासोन्मुक्त भारत की तरफ, विकासोन्मुक्त वेस्ट बंगाल के लिए एनडीए की सरकार को प्रचंड बहुमत से वहां पर जिताने जाने ही है। ठीक है, अशोक कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आता हूं आपके पास में। अशोक जी, आपसे सवाल रहेगा, भारत के चुनाव आयोग ने देखिए कई राज्यों में मतदाता सूचियों को दुरुस्त करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की और यह प्रक्रिया बिहार, उत्तर प्रदेश और केरल जैसे राज्यों में पूरी हो चुकी है या अभी चल रही है।
लेकिन पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर जिस स्तर का विवाद, विरोध, अदालतों में मुकदमे, प्रदर्शन और अव्यवस्था के आरोप देखने को मिले, वो कितने बेमिसाल नजर आते हैं। यहां तक कि भारत की सुप्रीम कोर्ट भी यह कहना पड़ गया कि जहां दूसरे राज्यों में कोई बड़ी समस्या सामने नहीं आई, वहीं अकेले पश्चिम बंगाल में इतने बड़े पैमाने पर दिक्कतें क्यों खड़ी हो गई। बिल्कुल लोकेश जी, जिस तरह वेस्ट बंगाल में एक पूरे देश की निगाहें वेस्ट बंगाल पर टिकी हुई है, क्योंकि ये 5 राज्य में चुनाव तो लेकिन और राज्य बना हुआ है वेस्ट बंगाल। क्योंकि देखिए, जो एसआईआर का मामला है वेस्ट बंगाल के लिए नहीं है, इसके पहले बिहार में हुआ था, उत्तर प्रदेश हुआ था, झारखंड हुआ था, यानी तमाम राज्यों में हुआ था, लेकिन कहीं विरोध नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह वेस्ट बंगाल में इसका विरोध हो रहा है, और यह विरोध खास पार्टी द्वारा किया जा रहा है, बल्कि अन्य पार्टियों द्वारा नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह लगातार विरोधी दल, विपक्ष दल है बीजेपी, वो लगातार मुद्दा उठाती आ रही है कि जिस तरह घुसपैठियों का जो भी प्रवेश हो रहा है वो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के सहारे से घुसपैठी आ रहे हैं, जो हमारे भारत में कारोबार करते हैं और यहाँ के मतदाता बनते हैं। तो इस मामले को लेकर पूरी तरह से एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची है, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जो भी एसआईआर हो रहा है, एसआईआर के राज्य कर्मचारी कर रहे हैं, न कि ये सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, न केंद्र सरकार कर रहा है। लेकिन इसी क्रम में आपको याद होगा कि मुकेश जी, एक बीएलओ दबाव में आ गया था, जहां उसकी हार्ट अटैक होने से मौत हो गई थी। यानी वेस्ट बंगाल में पूरी तरह से हमें ममता बनर्जी कह रहे हैं कि एक विकास राज्य है, लेकिन इसे हम विकास राज्य नहीं कह सकते। विपक्षी का साफ तौर पर कहना है यह एक जंगल राज्य है, एक घुसपैठियों का राज्य है, और यही कारण है कि ममता बनर्जी जिस तरह बफड़ाई हुई है, यह कहीं न कहीं अपने आप में एक सवाल पैदा कर रहा है। आज रिपोर्ट आया है, आप लोगों का एसआईआर के माध्यम से नाम हटा दिया गया है। तो हम यह कह सकते हैं लोकेश जी, जिस तरह वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में एक अपने आप में एक पूरी तरह से सभी लोगों की ध्यान आकर्षित कर रहा है, और इसके साथ साथ जहां 80 राज्यों में जो चुनाव शाम 5 बजे तक थम जाएगा, और वहां पर हम यह कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो है आप प्रचार प्रसार पर रोक लग जाएगी, यानी सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप जो है प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं, कारण कि एक सोशल मीडिया नेटवर्क होता है, और इस पर भी इलेक्शन कमीशन रोक लगा दिया है। यानी हम यह कह सकते हैं कि देखिए, जो एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर चुनाव प्रचार क्यों थम जाता है, इसका कारण होता है। अशोक कुमार, लगातार आप जुड़े रहिए। आलोक वत्स जी के पास आना चाहूंगा, एक सवाल आपसे मेरा रहेगा। देखिए, 2014 में केंद्र में बहुमत की सरकार बनाने के बाद से बीजेपी ने कई राज्यों में अपना दायरा तेजी के साथ आगे बढ़ाया। असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में सरकार बना ली, और बिहार, ओडिशा और हरियाणा में मजबूत पकड़ बना ली। दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना जैसे राज्यों में लगातार पार्टी अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ऐसा क्यों है कि पश्चिम बंगाल अब भी ऐसा बड़ा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी का विस्तार बार बार आकर रुक जाता है। देखिए लोकेश जी, हम अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं के बदौलत 2 से 303 पे आ गए, 30 पे आ गए थे, और आज अभी भी हम सतत प्रयास करते रहेंगे कि भारत को एक मजबूत और विश्व गुरु बनाने की कवायद जो हमने ठान रखी है उस पर प्रयास करते रहे। वेस्ट बंगाल हम 77 पे आ गए थे, जहां हम कहीं नहीं थे। हमने वहां पर 14 सीटें लोकसभा की भी जीती थी, और इस बार निश्चित तौर पर जिस तरीके की बयार बह रही है वेस्ट बंगाल में, वहां के लोग कानून व्यवस्था से त्रस्त, मुस्लिम अपीजमेंट से त्रस्त, विदेशी नागरिकों को वहां बसाने की कवायद से त्रस्त, अब विकासोन्मुख वेस्ट बंगाल चाहती है, जिसका द्योतक है भारतीय जनता पार्टी। और हम निश्चित तौर पर इस बार वेस्ट बंगाल में अपनी सरकार बनाकर ही रहेंगे। ठीक है, जिस तरीके का रुझान देखने को मिल रहा। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर जो सियासी पारा है वो तो चढ़ ही चुका है। राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति को धार देना भी शुरू कर दिया है,
और इस बार देखना होगा क्या नजर आता है, क्या 2026 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस आखिरी किले को फतेह कर भी पाएगी या नहीं। और इस चुनाव के सबसे अहम सवालों में से एक हो जाता है जो बाकी चुनावी राज्यों में इस तरह से सामने नहीं आता। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक वत्स जी, अशोक कुमार जी, आप दोनों का हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो 4 मई को महाजनादेश आएगा, 3 राज्यों में चुनावी महासंग्राम और आज प्रचार थम जाएगा।